आज मैं जो आप लोगों के सामने वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो यह वीडियो उस समय की बात मैं करने जा रहा हूँ जिस समय हम लोग का देश में अंग्रेज़ों का शासन था और वो अंग्रेज अब लोग यहाँ से भाग गए 1947 में। ठीक है, आज मेरे बोर्ड पर आप लोग देख लीजिए, मैं आज ऐसे शख्स का नाम बताने जा रहा हूँ जिनका देख लीजिए, यानी स्वर्गीय श्री भिखारी ठाकुर जी के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। क्योंकि आज की सभ्यता में हम लोग अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को हम लोग क्या देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मोबाइल में खोए रहते हैं, गेम में खोए रहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों को भूलते जाते हैं। ठीक, जैसे कि झारखंड में हमारे भगवान बिरसा मुंडा पूजनीय और अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले, उसी तरह से हम लोग का बिहार में भोजपुरी का झंडा गाड़ने वाले, अकेले अपने बल पर झंडा गाड़ने वाले स्वर्गीय श्री भिखारी ठाकुर जी को आने वाली हम लोग की ये पीढ़ी नज़रअंदाज करती जा रही है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। इसी को हमने ध्यान में देखते हुए आज मैंने अपना ये टॉपिक्स रखा ही है। ठीक है, तो ऊपर आप लोग देखिए स्वर्गीय श्री भिखारी ठाकुर जी, जिनका को हम भोजपुरी का हम लोग शेक्सपियर कहते हैं। लोग जानते हैं ना अंग्रेजी में शेक्सपियर, जो ड्रामा लिखे हैं अंग्रेजी में, ड्रामाटिस्ट को शेक्सपियर, ठीक उसी प्रकार से इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को बिहार के सारण जिला के कुतुबपुर दियरा गांव में होती है। और ये इनके माता पिता का नाम देख लीजिए, माता का नाम शिवकली देवी और पिता का नाम होता है इनका दल सिंगार ठाकुर। और ये जाति से नाई जाति में आते हैं। ठीक, नाई जाति बहुत प्रचलित जाति है और बहुत अच्छी जाति है, समाज में इनकी बहुत सी भागीदारी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ इनके इसके बाद के जीवन। भिखारी ठाकुर जब कुछ बड़े हुए, जब थोड़ा सा समझदारी उनके अंदर आया, तो ये गांव से कमाने के लिए कलकत्ता, देखो उस समय कलकत्ता इतना ना बड़ा हम लोग का ज़बरदस्त व्यू में था कि लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, अधिकांशतः बिहार के लोग तो मोस्टली जब भी कभी गुस्सा होंगे कलकत्ता कमाने चले जाएंगे। कलकत्ता यानी उस समय हम लोग का पूरा एकदम समझिए तो एक तरफ से रोटी का टोकरी का काम करता था। आने वाले समय में अब थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो कलकत्ता शब्द पूरे बिहार के डीएनए में बसा हुआ है, बिहारियों का डीएनए में बसा हुआ है। हो ना हो कोई ना कोई पूर्वज जरूर हम लोग के 90 से 95% तक कलकत्तिया हुए हैं, यानी कलकत्ता से बिलोंग करते आए हैं। उस समय का ये बात है कि मैं आज आप लोगों के सामने छोड़ने जा रहा हूँ, ये बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, भिखारी ठाकुर जी जब कमाने के लिए, जब इनका थोड़ा बहुत होश संभला, तो कमाने के लिए बंगाल के खड़गपुर में आ गए। खड़गपुर जब आए तो बहुत से पैसा भी कमाए। ठीक है, उस समय उतनी ये नहीं थी, लोग कम थे, आबादी कम थी, काम ज़्यादा अच्छा से मिल जाया करता था लोगों को। उसके बाद से ये जगन्नाथपुर चले गए। ठीक है, वहाँ भी इनको मन नहीं लगा तो जगन्नाथपुर चले गए। और उसके बाद कुछ दिन और रह करके ये फिर अपने गांव चले गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक दूसरी भावना क्या भरी हुई थी? रामलीला करना, नाटक करना, रंगमंच करना, भोजपुरी में ड्रामा करना, भोजपुरी लेखन को आगे बढ़ाना, भोजपुरिया समाज को आगे बढ़ाना, इनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब क्या हुआ कि जब गांव में चले आए कुछ दिनों के बाद, तो एक अपना एक नृत्य मंडली समझते हैं ना, नाच मंडली का गठन किया। उसमें जानते ही हैं आप लोग कि हारमोनियम वाले, फिर से वो तबला वाले, ठीक है, ढोलक वाले, यानी एक टीम बनती है। और उस टीम में सब के सब जेंट्स रामलीला करते हैं, जिसमें राम कृष्ण, राम भगवान राम का, ठीक है, एक कहानी चलती है। और इस प्रकार से इनका तन मन धन इस पर सर्वव्याप्त है। और ये भोजपुरी समाज को अपना स्टेज शो देते देते आगे इस प्रकार से भोजपुरिया समाज को जब आगे बढ़ाते हैं और कई किताबों को लिखते हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई किताब एक बंगाल, बनारस और हावड़ा, बंगाल के हावड़ा, पटना से प्रकाशित होती है। और लोग बहुत प्रेम से इनके नाटक को पढ़ते हैं। उस समय का मैं दौर बता रहा हूँ जब ये हम लोग का मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन ये सब नहीं था। ठीक है बाबू, तो ध्यान से सुनोगे और आप लोग भी जो हमारे उम्र के हैं वो लोग भी अच्छे से सुनिएंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है।
अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जब ये हम लोग का काम आगे बढ़ा, इनके द्वारा दिया गया, तो हुआ क्या कि उस समय हम लोग का समाज में ना बहुत से आडंबर भरा हुआ था, जाति पाति छुआछूत बेजोड़ दौड़ था। लोग इस प्रकार से जाति पाति पूरे हम लोग को बिहार को झकझोर कर रखा हुआ था, ठीक है। और उस सब के बावजूद भी इन्हें कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि इनका तो ध्यान अलग ही था। और इन्होंने कई प्रकार के ऐसे नाटक लिखे हैं जिसको कि किताबों में छापा गया है। जैसे इन्होंने लिखा है भाई विरोध, विदेशिया, ननद भौजाई, विधवा विलाप। इस प्रकार के कई पुस्तकों को इन्होंने लिखा है और इसको पढ़ करके हम लोग का उस समय की और मनुष्य की विचारधारा को पहचानी जा सकती है। इन्होंने भोजपुरी भाषा और संस्कृति का अकेला झंडा गाड़ने वाले नायक तो मैंने पहले बता चुका हूँ। अब आइए कुछ हिस्सों में देखा जाए तो पूरे बिहार में बोली जाने वाली जो जात भाषा है, ठीक है, तो कुछ लोगों ने उनकी जातिगत आलोचना भी किया, जैसे कि वो नाइट जाति के थे, तो वो उससे क्या है कि उनको कोई विचलित नहीं कर पाया और वो अपने पथ पर आगे बढ़ते गए। यद्यपि उनके नाटक घूमते और गांवों की तरफ प्रवेश करते हुए जब आगे बढ़े तो समाज के चारों तरफ यह विकसित होने लगा, ठीक है। और ग्रामीण समाज के चारों तरफ जब विकसित होने लगा तो देश की जो सीमाएं थी उसको भी तोड़ करके ये विदेशों में भी गए थे, जैसे मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ भी बहुत से प्रवासी बिहारी मजदूर वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ भी ये गए, ठीक है। अब हम बताते हैं कि जिस समय की बात हो रही है उस समय महिलाओं को एकदम पर्दा प्रथा में रखा जाता था। हम लोग को बिहार यूपी में अधिकांश करके एकदम, यानी कि एकदम डेकोरेशन सजा कर रखिए, इन्हें चौकट से बाहर नहीं करना है। अब क्या था कि इनको तो अपनी कला को समाज में बिखेरना था, बांटना था। तो अब ये क्या करे भाई कि जैसे विदेशिया नाटक देख लीजिए। विदेशिया नाटक में क्या है कि एक लेडीज़ का पात्र चाहिए, तो लेडीज़ बनेगी कैसे? कोई भी आदमी अपनी घर की बहू बेटी को चौकट से बाहर नहीं होने देना चाह रहा है, वो अवस्था। तो उन्होंने क्या किया कि पुरुषों को ही इन्होंने लेडीज़ का रूप धरने के लिए बाध्य किया, और जिसको कि बाद में हम लोग उसी नाच को हम लोग क्या बोलते हैं, लवंडा नाच, ठीक है, जिसमें पुरुष लोग ही, कम आमदनी वाले पुरुष लेडीज़ का पहनावा पहन करके रंगमंच पर आते थे, ठीक है। और ये ऐसे तो इसका नाम था नटुआ नाच, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे बिहार में ये लवंडा नाच की प्रथा का विकास हुआ, जिसमें हमने बताया ना कि कम उम्र के आमदनी के जेंट्स पुरुष साड़ी पहन करके औरतों की जैसा और औरतों के रूप में नाटक करती थी। तो विदेशिया में क्या बताया गया है कि विदेशिया में उस समय क्या है कि हम लोग का बिहार में और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरब जाने की परंपरा काफ़ी थी। पूरब मतलब कलकत्ता, ठीक है, कलकत्तिया कहानी उसमें हमेशा छिपी रहती थी। तो विदेशिया में ही बताया गया है कि एक गांव का सांवला रंग का लड़का है, धोती पहनता है, माथे पर टोपी पहनता है, ठीक एकदम गांव के वेशभूषा में रहता है और खेती बाड़ी करता है। लेकिन खेती बाड़ी करने से क्या है, खेती बाड़ी तो मान लीजिए कि हम लोग का सालाना 365 दिन में मुश्किल से 100 दिन ही खेती बाड़ी की काम होती है, बाकी दिन तो बैठे रहते हैं और इसी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए हम लोग कृषि कार्य में। तो उसके संदर्भ में लोग वहाँ से चल देते थे कलकत्ता कमाने के लिए, यानी एक ट्रेंड बनी हुई थी जो कि आज भी है और आज 50% घट गई है, ठीक है, कलकत्तिया ट्रेंड। तो उस युवक का शादी होता है, शादी के बाद गौना होती है, गौना के बाद से उसकी पत्नी, खूब सुंदर पत्नी घर आती है और पत्नी के सुंदरता में मंत्रमुग्ध होकर के उससे लिपटा रहता चाहता है। लेकिन खेती बाड़ी के बाद जब बेरोजगार हो जाता है तो फिर उसे ये बात होती है कि भाई बीबी की साड़ी गहना ये सब कहाँ से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के तो लोग कलकत्ता से जा कर के कमा कर ला रहे हैं। तो इसे भी अपना मन में हिलोरा मारता है कि हम भी कलकत्ता चलें और अपनी पत्नी के लिए कमा करके कुछ पैसा, कुछ गहना, उसके लिए बिछिया बना करके लाएंगे।
अब क्या है कि यह बात जब अपनी पत्नी को बोलता है तो उसकी पत्नी ना भर देती है, बोलती नहीं, भले हम एक बेरा कम खा लेंगे लेकिन हम यहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन जाओ जइहो न पिया मारो विदेश। ये बात उसमें बोलती है बार बार कि हे पिया मुँहे छोड़ के कलकत्ता जइहो ना, ठीक है। लेकिन अंततोगत्वा वो बेचारा क्या करता है कि एक दिन बिना बोले ही कलकत्ता की तरफ निकल चलता है और निकल करके जा करके स्टेशन पर, ठीक है, टिकट कटाता है, एक गाड़ी आती है उसमें बैठ जाता है और वो कलकत्ता चला आता है। जब कलकत्ता आता है तो वही गांव का ड्रेस, धोती कुर्ता, माथे पर टोपी पहना हुआ है। जब यहाँ आता है तो कुछ यहाँ देखता है कि यहाँ की लोगों की अवस्था ग्रामीण लोगों की अवस्था से तो अच्छी है। यहाँ लोगों के हाथ में पैसे रहते हैं, कमा खा ले रहे हैं, और उसे भी ये मन हुआ और वो भी अपने काम में धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते काम कलकत्ता में ढूंढ लिया। अब क्या है कि जब काम वो ढूंढ लिया, कुछ दिन हो गया, तो उससे एक लड़की से उससे मुलाकात होती है यहाँ की, और लड़की दिन में कई बार उससे मिल। ऐसे तो इंसान का ये नेचर ही है कि जहाँ भी जेंट्स और लेडी आपस में मिलेंगे तो एक नई तरफ की दिशा बदल लेंगे, ठीक। तो वो भी क्या हुआ कि यहाँ पर आकर के कलकतिया एक लड़की के चक्कर में पड़ करके वो यहाँ पर बस गया। धीरे धीरे वो उससे शादी कर लेता है और उसके कुछ बच्चे, एक दो बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन इधर गांव में उसकी पत्नी कई बार उसके वियोग में लोगों से पूछती रहती है कि मेरा आदमी मिला था क्या, आप तो कलकत्ता से आ रहे हैं। लोग बोलते थे कि नहीं, और वो विरह में गांव में वेदना में वह औरत की ज़िंदगी काट रही है, और उसके पड़ोसन का एक लड़का उसके ऊपर बुरी नज़र रखा हुआ है। हद तो तब हो गया जब उसे एक दिन वह काफ़ी विचलित हो गया वो लड़का, और उसे बेआबरू करने वाला था। तब तक पड़ोसन आ गई और वह बच गई, ठीक है। इस प्रकार से वो अपनी पति प्रथा को, पतिव्रता को भी, प्रथा को भी वो बचाए रखी, और इधर में ये अपने मौज मस्ती में पड़ा रहा। एक दिन ये उस औरत की रोने धोने से तंग आकर के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ और तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ करके लाऊंगा। और इस प्रकार से वो कलकत्ता गया बेचारा, और ढूंढते 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 उसके अनुसार बताए गए शक्ल के अनुसार एक दिन वो बुजुर्ग आदमी ने उसे पहचान लिया, और पहचानने के बाद से बोला कि तुम गांव चलो, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है, ठीक है। इस पर यहाँ की उसकी पत्नी विरोध करती है, क्योंकि पता ही है कि सौतन वाली समस्या है। वो सोचती है कि नहीं, ये यदि गांव चले जाएंगे तो फिर हमारा साथ छूट जाएगा, फिर हमारा ज़िंदगी कैसे कटेगा। और वो अंततोगत्वा समझाने बुझाने से गांव आ जाता है। गांव आता है तो जब दरवाजे पर आता है तो उसकी आवाज़ सुन करके उसकी बीबी को, उसकी पत्नी को वह लगता है जैसे कि दुनिया के तमाम सुख उसे मिल गया, और अपनी पत्नी से लिपट करके रोने लगती है और बोलती है कि काहे को गए पिया विदेश परदेश, हमें झेलना पड़ा दुख, ठीक है। ऐसे वो गीत के रूप में गाती है। अंततोगत्वा फिर बाद में क्या होता है कि कलकतिया जो पत्नी है उसकी, वो फिर वापस पता वता करके इसके घर आती है अपने दो बेटों के साथ। और जब वो घर आती है तो यहाँ पर वो युवक आश्चर्यचकित हो जाता है कि तुम कैसे आई, कैसे तुमको पता चला। तो वो पूछी कि मैं कई बुजुर्गों से आपके नाम पकड़ा, क्योंकि आपका पूरा गांव क्या पूरा समाज ही यहाँ पर कलकतिया में बसा हुआ है, तो मैं चली आई। और इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद से रहते रहते घुल मिल करके वो दोनों पत्नियों को साथ में रखता है, और इस प्रकार से उसका जीवन चलता है। अर्थात इस नाटक में ये दिखाया गया है कि कलकत्ता में जाने से जो वहाँ की पत्नी है वो अपने पति पर शक करती है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे पति वहाँ के किसी मायावी लड़की के जाल में फंस करके और हमारा सौतन तैयार कर देगा। इसी प्रकार को दिखाने के लिए भिखारी ठाकुर ने इसे एक नृत्य के रूप में, एक रंगमंच के रूप में, एक नाटक के रूप में लोगों के सामने पेश किया और काफ़ी ख्याति कमाए। और उसी के लिए उन्होंने एक पात्र ढूंढा जो कि लेडीज़ का काम कर सके। लेकिन उस समय हमारे समाज में लेडीज़ों को तो बताया ना कि चौकट से बाहर भी निकलना मुश्किल होता था, इसीलिए अंततोगत्वा उन्होंने पुरुष को चुना जो कम आमदनी वाले थे। और लौंडे नृत्य यानी लौंडा नाच की परंपरा आरंभ हुई, जो कि पहले नटुआ नाच के रूप में चला करती थी,
और इस प्रकार से धीरे धीरे ये प्रथा हम लोग का आज समाप्त होकर के, और आज के हम लोग समाज देखते हैं ना लोगों का, कि आज के समाज में हम लोग और कितना चले गए हैं, क्योंकि इतना न गिर गए हैं कि साक्षात अब लौंडा नाच तो ख़त्म हो गया। ठीक है, ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं कि एक आर्केस्ट्रा का माध्यम से जो हम लोग पहुँच गए हैं अपने समाज को लेकर के, और कुछ अश्लील गायकों को हम लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग का समाज अच्छा नहीं है, हम लोग का समाज का भविष्य खराब है। क्योंकि जो कुछ लोग गायक ऐसे भी हैं जो इतनी गंदी गंदी गाना गाते हैं, जिन्हें समाज में सुनना यानी कि अपने जनरेशन को ख़राब करना, ठीक है। तो मैं यही आप लोग से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग भिखारी ठाकुर के बारे में लोगों को बताइए, उनके समाज में कैसे वो समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे भोजपुरिया को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और इस प्रकार से उनका क्या योगदान है हमारे समाज में। और आज के जो अश्लील गीत होती है, एक गाना होता है, इसके थोड़ा सा विरोध कीजिए, क्योंकि समाज को सभ्य बनाइए। सभ्य बनाएंगे तभी हम लोग शांति से रहेंगे, सभ्य नहीं बनाएंगे तो हम लोग अशांति से रहेंगे, ठीक है। इसके बाद से भिखारी ठाकुर के कई नाटकों को रंगमंच को पिक्चर में दिखाया गया है, यूट्यूब पर लोड किया गया है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भिखारी ठाकुर हमारे बिहार के एक जननायक थे, जिन्होंने भोजपुरिया भाषा को आगे बढ़ाते हुए समाज में, भारत में एक नाम दिया। और उन्हीं का देन है कि आज भोजपुरी भाषा भी हम लोग का संविधान में एक स्थान पकड़ने वाला है, रफ्तार पकड़ने वाला ही है। इसकी भी लड़ाई चल रही है। इस प्रकार से मैं यही आप लोग यही संदेश दूंगा कि आप लोग भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रकार के भिखारी ठाकुर की जैसी मनोवृत्ति के लोगों को समाज में ऐसे उठाएं, और उनका विचार अच्छा हो, ठीक है, उनकी समाज अच्छा हो, ठीक है, उनकी सोच अच्छी हो, उनकी बैकग्राउंड भी अच्छी हो, और इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और मैं बार बार आप लोगों से ये बात मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई ये सब पर हमेशा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिए कि बच्चे आपके जो हैं वो अश्लील गाना ना सुने, और अश्लील गाना यदि कहीं बजती भी है आसपास में तो उसे हाथ जोड़ करके उसे बंद करा दीजिए। अच्छी अच्छी गाना बजती है तो आप लोग सुनिए। आप लोग से यही मेरा अनुरोध है, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक मैं फिर अगला वीडियो में आप लोग से मिलूँगा। धन्यवाद।